हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, उसका विद्या क्वेश्चन बैंक से हम लोग हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। विद्या क्वेश्चन बैंक में जितने भी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न और उसके बाद देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। एंड वीडियो के पार्ट 2 में हम लोग लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह के फिजिक्स के हर एक चैप्टर्स की वीडियोस चाहते हैं और केमिस्ट्री के भी हर एक चैप्टर्स की वीडियोस को चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2013, 14, 15 और 17 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो इसका आंसर होगा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला निकलता है F=R/2। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2014, 16, 17 और 18 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और फोकस दूरी निकालना है। हम जानते हैं कि R=2F होता है। यहाँ पे हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ चुका है F=R/2, तो वही फार्मूला यहाँ पे हम लोग यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो F=R/2 होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में R दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर यानी कि वक्रता त्रिज्या, तो 20 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और जब वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व करेंगे 2 से 20 को काट देंगे तो F=10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा आपका, यानी कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन है, सदैव आभासी सीधा तथा आकार में वस्तु से छोटे प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त करना चाहिए। क्या प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी। क्या प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक है या आभासी। तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग सदैव आभासी सीधा तथा आकार में वस्तु से छोटे प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए किया जाता है और जो उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक नहीं होता है, आभासी होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा इसका आंसर, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। जो अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण, इन दोनों के प्रतिबिंब आभासी तो बनते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच अंतर क्या होता है। इसका आंसर है, अवतल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होता है, जबकि उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होता है। इन दोनों के बीच यही अंतर होता है। अवतल दर्पण से जो बने प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है उसका आकार वस्तु से बड़ा होता है, जबकि जो उत्तल दर्पण से बना आभासी प्रतिबिंब होता है उसका आकार वस्तु से छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इन दोनों के बीच अंतर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। अवतल दर्पण के जो मुख्य फोकस है उसकी परिभाषा लिखनी है आपको। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परिवर्तित होने के पश्चात मिलती हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ये हो गया अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा।
एक बार और रिपीट कर लेते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परिवर्तित होने के पश्चात मिलती हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। उस दर्पण का नाम बताना है जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसका आंसर है अवतल दर्पण बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। जो अवतल दर्पण होता है वो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका आंसर ये हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखना है। पहला उपयोग है, अवतल दर्पण को दाढ़ी बनाते समय प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण को दाढ़ी बनाते समय प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जब दाढ़ी बनाया जाता है तो सामने जो शीशा लगा होता है उसी को अवतल दर्पण कहते हैं। दूसरा है, कान, नाक व गले की जांच करने के लिए डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाता है। जो डॉक्टर होते हैं कान, नाक और गले की जांच करते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित मतलब बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कोई अवतल दर्पण है, सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? तो हल देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो दिया है, जो वैल्यू, उसको हम लोग लिख लेंगे। तो u दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, आवर्धन क्षमता दिया हुआ है -3। ठीक है, तो हम जानते हैं कि m = -v/u, ये फार्मूला है। m = -v/u। अब इसी फार्मूले पे हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देंगे। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट किया गया है। इसको सॉल्व करने पर हमें आएगा v = -30 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, ये न्यूमेरिकल है तो इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स ही ज़्यादा आता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर लगे बल्बों के पीछे किस प्रकार के परावर्तक दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इस दर्पण का एक और उपयोग लिखिए। जो सड़क पर लगे बल्ब होते हैं उन बल्बों के पीछे किस प्रकार के परावर्तक दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इस दर्पण का एक और उपयोग लिखना है। तो जो सड़क पर लगे बल्ब होते हैं ना, उनके पीछे जो परावर्तक दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। इस दर्पण का उपयोग दूरदर्शी में भी किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग दूरदर्शी में भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हम वाहनों, जो वाहन होते हैं जैसे कार हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, तो जो बगल में लगा होता है उत्तल दर्पण लगा होता है, उसको हम लोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? तो इसका आंसर है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं क्योंकि यह वस्तुओं यानी दूर स्थिति में भी का सीधा, पूर्ण तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जो उत्तल दर्पण होता है वो
वस्तु कोई भी कितनी भी दूर वस्तु हो उसका सीधा पूर्ण तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कोई एक उत्तल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है? 2014 और 18 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा अधिकतम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है दोस्तों, अधिकतम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। फोकस दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, दर्पण से वस्तु की दूरी दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन उत्तल दर्पण की बात की गई है तो हम लोग माइनस में लेंगे। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को ज्ञात करना है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को ज्ञात करना है। दर्पण का सूत्र यहाँ पे लिखेंगे और दर्पण के सूत्र पे ही हम लोग सारे फॉर्मूलेस को पुट कर देंगे। ठीक है, सारे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सारे वैल्यूज़ को जब हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इतना आएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आगे आएगा b = 20/3। ठीक है, जब इसको हम लोग काटेंगे तो 6.7 सेंटीमीटर हमारे पास कंप्लीट आंसर आएगा। अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6.7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। जो ये तीनों स्थितियाँ दी हुई हैं, इन तीनों स्थितियों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो आपको बताना है। अपने उत्तर का कारण सहित पुष्टि कीजिए। अपने उत्तर का कारण सहित पुष्टि करना है। पहला है किसी कार का अग्रदीप यानी हेडलाइट, जो किसी कार का भी हेडलाइट हो गया। तो इसका आंसर है कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा एक शक्तिशाली समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त होता है। जो कार का हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अब कारण बताना है तो क्योंकि इसके द्वारा एक शक्तिशाली समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त होता है। बी वाले का देख लेते हैं। बी वाला पूछा गया है किसी वाहन का पश्च दृश्य दर्पण। तो बी वाले का आंसर हो जाएगा वाहन के पश्च दृश्य दर्पण में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि इसके द्वारा पीछे आ रहे वाहनों का सीधा छोटा व पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये हो गया बी वाले का आंसर। अब सी वाले का आंसर देख ले। सी दिया है सौर भट्ठी। सौर भट्ठी दिया हुआ है तो इसका भी देख लेते हैं। सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि यह सूर्य प्रकाश की किरण को संकेंद्रित कर देता है, जिससे ऊष्मा प्राप्त होती है। सौर भट्ठी वाला भी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा आपको। तो चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? बताइए क्यों। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। वायु में कोई गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? बताइए क्यों। तो इसका आंसर होगा, यदि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि जल में प्रवेश करने पर इसका वेग कम हो जाता है, और जब तेजी से कोई चीज़ जाती है
और जब रुकती है तो वो झुक जाती है। तो उसी तरह जब वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में जब तिरछी प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि जल में प्रवेश करने पर इसका वेग कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है और न्यूनतम होता है? किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होगा और किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा, ये आपको बताना। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए न्यूनतम। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम होता है और लाल रंग के प्रकाश के लिए न्यूनतम होता है। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक है 2.42, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन का क्या मतलब है, ये आपको बताना है। तो प्रश्न में उल्लिखित कथन का अभिप्राय यह है कि हीरे का प्रकाशिक घनत्व बहुत अधिक है, जिसके कारण प्रकाश की चाल में बहुत धीमी होगी। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल होगी 1/2.42 गुनी। ठीक है, ये हो गया 16 का आंसर। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब एनसीईआरटी का है तो इम्पॉर्टेंट होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, संलग्न चित्र के अनुसार, ये जो चित्र बनाया गया इसके अनुसार प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संलग्न चित्र में, इस चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है। यहाँ से वायु से किसी माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन है, यहाँ आपतन कोण I = 90 डिग्री - 60 डिग्री = 30 डिग्री आया है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो होता है 90 डिग्री, तो इतने बस का 60 डिग्री दिया हुआ है। तो जब इसका निकालना रहेगा तो हमें 90 - 60 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा 30 डिग्री निकल के आ जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद अपवर्तन कोण, यानी कि इसकी बात की गई है, अपवर्तन कोण। ठीक है, तो इतने का पूरा इसी तरह निकालेंगे हम लोग जिस तरह इसका निकाले थे। तो यहाँ पे 90 - 45 करेंगे तो यहाँ पे इतने का निकल जाएगा, इतने का भी 45 होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे का सॉल्यूशन। आगे का सॉल्यूशन है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक = n = sin I/sin R। जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे, sin I दिया हुआ है 30 और sin R दिया है 45। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, sin 30 डिग्री का होता है वैल्यू 1/2 और sin 45 का होता है 1/√2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो √2/2 आएगा और इसको सॉल्व करने के बाद हमें पूरा कंप्लीट आंसर आएगा 1/√2। ठीक है, तो ये हो गया इसका पूरा कंप्लीट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों क्वेश्चन एक ही है, लेकिन क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है। 3 तरह से पूछा है क्वेश्चन को, लेकिन तीनों क्वेश्चन एक ही है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक,
इक्वल टू होता है वायु में प्रकाश की चाल अपन माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे माध्यम में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे माध्यम में प्रकाश की चाल डिवाइड में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये चीज़ मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे होगा माध्यम में प्रकाश की चाल इक्वल टू वायु में प्रकाश की चाल अपन वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। अब इसी फॉर्मूले पे हम लोग सारे वैल्यू को पुट कर देंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है वायु में प्रकाश की चाल दिया है 3 × 10⁸ अपॉन वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास पूरा कंप्लीट आंसर आ जाएगा 2.0 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। माध्यम में प्रकाश की चाल हमारा पूरा कंप्लीट आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। निर्वात में प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सल्यूशन। जल का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक इक्वल टू होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। अब निर्वात में प्रकाश की चाल इक्वल टू लिखेंगे 4/3 इंटू जितना भी वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे सारे वैल्यू को हम लोग पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पूरा कंप्लीट आंसर आएगा 3.0 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको सॉल्व करके एक बार देख लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2011, 13, 15, 16 और 17 के बोर्ड एग्जाम में पूछा है। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है आपको। तो चलिए देख लेते हैं इसका सल्यूशन। इसका सल्यूशन है प्रश्नानुसार जो भी प्रश्न में दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे दिया 4/3 और 3/2। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक यहाँ पे लिखेंगे, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। उसके बाद ये होता है फार्मूला। उसके बाद फार्मूले पे हम लोग सारे वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। तो 4/3 अपॉन 3/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुल कंप्लीट आंसर आएगा 8/9। ठीक है दोस्तों, इतना हमारा आंसर आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड तथा 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका सल्यूशन। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इक्वल टू होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ये हमारा होता है फार्मूला। इसी फार्मूले पे हम लोग इस वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। वायु में प्रकाश की चाल यहाँ पे दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल दिया हुआ है 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। जब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट आंसर आएगा 1.5। ठीक है, 1.5 मीटर/सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक की गणना कीजिए।
वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक की गणना करना है आपको, यानी कि आपको वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है। तो फार्मूला सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक इक्वल टू होता है 1/, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5, तो उसको हम लोग लिखेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर आएगा हमारा 0.67। ठीक है, तो 0.67 हमारा पूरा कंप्लीट आंसर आएगा। 22 का हमारा हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से क्या तात्पर्य है। किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। किसी लेंस का प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, तो इसका आंसर है लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकल जाती हैं, लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। ठीक है, लेंस के अंदर जो मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकल जाती हैं, लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी लेंस में वस्तु की लंबाई तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई में 1:4 का अनुपात है। इस दशा में u तथा v में अनुपात बताइए। ठीक है, 2014 और 15 के बोर्ड एग्जाम में पूछा है, तो दिया है हमारे पास क्वेश्चन में 1:4। ठीक है, लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, अनुपात दिया हुआ है हमारे पास 1:4। ठीक है, तो इसी पे हम लोग मान को रखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 0:I दिया हुआ है 1:4, तो इसी पे हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो इसलिए m=I/V होता है V/U। तो m=V/U जब होगा तो क्रमशः दिया हुआ है ना, क्रमशः, तो यहाँ पे V दिया हुआ है 4 और U दिया हुआ 1। ठीक है, तो यही हो गया हमारा कंप्लीट आंसर, ये होगा हमारा कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। NCERT का क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण है, उसके द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। तो इसका आंसर है, धनात्मक चिन्ह का अर्थ है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा है तथा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार जितना बड़ा है, वस्तु के आकार जितना बड़ा है। धनात्मक चिन्ह, यहाँ पे धनात्मक चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा है तथा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के जितना बड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया 25 का आंसर। चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः 1.44, 1.47 तथा 1.33 है, इनमें प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होगी और क्यों। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है, प्रकाश उस माध्यम में तेजी से चलेगा जिसमें उसका अपवर्तनांक सबसे कम है और इन तीनों में से जल का अपवर्तनांक सबसे कम है, इसलिए प्रकाश की चाल जल में सबसे अधिक होगी। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न जो 2022 के विद्या क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरा अच्छे से। ठीक है, तो पहला है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। इनमें से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन बी है,
प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। ऑप्शन सी है प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है और ऑप्शन डी है प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, इन तीनों में से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग है। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है ये आपको बताना है। 2014 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है अनंत, ऑप्शन सी है 25 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है -25 सेंटीमीटर। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, अनंत। अब समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 वाला है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 1 से कम, ऑप्शन सी है 1 से अधिक और ऑप्शन डी है अनंत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण कौन सा होगा? वह दर्पण कौन सा होगा? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी है उपयुक्त से कोई नहीं। ठीक है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब सीधा बनता है और दूर रखते हैं तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो दर्पण कौन सा होगा? तो वह दर्पण होगा अवतल दर्पण। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, अवतल दर्पण होगा। ठीक है दोस्तों, तो चौथा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की स्थिति होगी, वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? ऑप्शन ए है ध्रुव व फोकस के बीच, ऑप्शन बी है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन सी है वक्रता केंद्र पर और ऑप्शन डी है वक्रता केंद्र से पीछे। तो इसका सही आंसर होगा ध्रुव व फोकस के बीच। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ध्रुव व फोकस के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन बी है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी है वक्रता केंद्र से परे और ऑप्शन डी है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ठीक है, ऑप्शन ए है दर्पण के पीछे बनेगा, ऑप्शन बी है दर्पण तथा फोकस के बीच बनेगा, ऑप्शन सी है फोकस पर बनेगा, ऑप्शन डी है दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो इसका सही आंसर होगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, 7वां का करेक्ट आंसर है
दर्पण की वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी क्या होगी? किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन ए है -20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है -10 सेंटीमीटर और ऑप्शन सी है +40 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है +10 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा -10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है होगी। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन ए है 32 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 64 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होगा? ऑप्शन ए है समतल दर्पण का, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण का और ऑप्शन डी है उत्तल लेंस का। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होगा? तो इसका सही आंसर है उत्तल दर्पण का। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होगा? तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होगा। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? ऑप्शन ए है वास्तविक व सीधा, ऑप्शन बी है आभासी व सीधा, ऑप्शन सी है आभासी व उल्टा, ऑप्शन डी है वास्तविक व उल्टा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आभासी व सीधा। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कोई दर्पण है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा ही प्रतीत होता है, तो वो दर्पण कौन सा है? ऑप्शन ए है केवल समतल, ऑप्शन बी है केवल अवतल, ऑप्शन सी है केवल उत्तल, ऑप्शन डी है या तो समतल या अथवा उत्तल। तो इसका सही आंसर होगा या तो समतल अथवा उत्तल। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप खुद ही। 2011, 12, 13, 14, 16, 19, 20 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 30 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 40 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या होगी उसकी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 वाला देख लेते हैं। उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? कहाँ रखना चाहिए वस्तु को? ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहले। ऑप्शन ए है लेंस के फोकस पर, ऑप्शन बी है लेंस से
2f दूरी पर। ऑप्शन सी है लेंस से f तथा 2f के बीच। ऑप्शन डी है 2f से अनंत के बीच। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा लेंस से 2f तथा 2f के बीच। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक किसमें अधिकतम होता है? ऑप्शन ए है लाल रंग के लिए, ऑप्शन बी है पीले रंग के लिए, ऑप्शन सी है बैंगनी रंग के लिए, ऑप्शन डी है हरे रंग के लिए। तो कांच का अपवर्तनांक किसके लिए अधिकतम होता है? तो इसका सही आंसर है बैंगनी रंग के लिए। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है तो बैंगनी रंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में अभिष्ट संबंध है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो अति लघुत्तरी के पहले वाले क्वेश्चन में ही हम लोग पढ़ लिए हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, R=2f। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R हो तब अपवर्तित किरण विचलित होगी। यदि आपतन कोण I है और परावर्तन कोण R है तब अपवर्तित किरण विचलित होगी। ऑप्शन ए है I-R, ऑप्शन बी है I+R, ऑप्शन सी है I×R, ऑप्शन डी है sin I/sin R। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा I-R। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, I-R। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है यदि दो माध्यमों में सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। अपवर्तन कोण क्या होगा? यदि दो माध्यम के सीमा पृष्ठ पर प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, लंबवत यानी 90 अंश के कोण पर आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण क्या होगा? ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 60 डिग्री एंड ऑप्शन डी है 90 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? इनमें से कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है प्लास्टिक और ऑप्शन डी है मिट्टी। इनमें से कौन सा पदार्थ है जिसका हम लोग लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं कर सकते? तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, मिट्टी का उपयोग हम लोग लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा, यानी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या है? ऑप्शन ए है दोनों अवतल, ऑप्शन बी है दोनों उत्तल, ऑप्शन सी है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, ऑप्शन डी है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो इसका सही आंसर होगा दोनों अवतल। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, दोनों अवतल। दर्पण भी अवतल होगा और लेंस भी अवतल ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है किसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किन निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ऑप्शन ए है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, ऑप्शन सी है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, ऑप्शन डी है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। इनमें से किसका
किसको आप डिक्शनरी में छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए प्रयोग करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी एक वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात कितना होगा। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 1 से अधिक, ऑप्शन सी है 1 से कम, ऑप्शन डी है अनंत। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 से कम। 1 से कम, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना है हमें। ऑप्शन ए है लेंस के मुख्य फोकस पर, ऑप्शन बी है लेंस फोकस दूरी की दोगुनी पर, ऑप्शन सी है अनंत पर और ऑप्शन डी है लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। अब कहाँ रखेंगे हम बिंब को, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, फोकस दूरी की दोगुनी पर। फोकस दूरी की दोगुनी पर, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। 24 वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी है तब उसका प्रतिबिंब बनेगा। यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ऑप्शन ए है अनंत पर, ऑप्शन बी है 2f पर, ऑप्शन सी है f पर और ऑप्शन डी है f तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2f पर। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। ऑप्शन ए है -1 डायोप्टर, ऑप्शन बी है +2 डायोप्टर, ऑप्शन सी है +1 डायोप्टर, ऑप्शन डी है +1.5 डायोप्टर। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा +1 डायोप्टर, +1 डायोप्टर। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। ऑप्शन ए है -2 डायोप्टर, ऑप्शन बी है +2 डायोप्टर और ऑप्शन सी है +0.02 डायोप्टर, ऑप्शन डी है -0.02 डायोप्टर। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा +2 डायोप्टर। +2 डायोप्टर इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो ऑप्शन ए है +50 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है -50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है +20 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है -20 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा +20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 10 मीटर, ऑप्शन सी है -10 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी है -10 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी -10 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, -10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29।
निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ऑप्शन ए है 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड ऑप्शन डी है 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए। ऑप्शन बी है प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। ऑप्शन सी है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम हो। ऑप्शन डी है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो दर्पण क्या है? दर्पण कौन सा है? ऑप्शन ए है केवल समतल। ऑप्शन बी है केवल अवतल। ऑप्शन सी है केवल उत्तल। ऑप्शन डी है या तो समतल अथवा उत्तल। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, या तो समतल अथवा उत्तल। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, या तो समतल अथवा उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। एक लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? एक लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? ऑप्शन ए है 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी है 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी है 20 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी बताना है। इसका सही आंसर होगा 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। उसे कहाँ रखना होगा? ऑप्शन ए है दर्पण के वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन बी है दर्पण के फोकस बिंदु पर। ऑप्शन सी है दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच में। ऑप्शन डी है दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस बिंदु के बीच में। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच में। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा? अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा? ऑप्शन ए है दर्पण के पीछे पोल एवं फोकस के बीच आभासी एवं सीधा। प्रकृति बताया जा रहा है यहाँ पे आभासी एवं सीधा। ऑप्शन बी है दर्पण के पीछे पोल एवं फोकस के बीच आभासी एवं उल्टा। ऑप्शन सी है दर्पण के सामने वास्तविक एवं सीधा। और ऑप्शन डी है दर्पण के सामने आभासी एवं सीधा। यहाँ यफ फोकस है, यहाँ पे जो यफ बताया गया है ये फोकस है। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, दर्पण के पीछे पोल एवं फोकस के बीच, और प्रकृति होगा आभासी एवं सीधा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दर्पण के पीछे पोल एवं फोकस के बीच, और प्रकृति होगा आभासी एवं सीधा। ठीक है दोस्तों, तो अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, निर्वात में प्रकाश की छाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड
है तो कांच जिसका अपूर्णांक 1.5 है में प्रकाश की चाल होगी। आपको निर्वात में प्रकाश की चाल बताना है। निर्वात में प्रकाश की चाल दिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो कांच में प्रकाश की चाल आपको बताना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 4.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी दिया हुआ है 2.0 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी है 3.0 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी है 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक लेंस से 0.2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। यह लेंस कौन सा होगा? ऑप्शन ए है 0.1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ऑप्शन बी है 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ऑप्शन सी है 0.1 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऑप्शन डी है 0.2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? ऑप्शन ए है 0.2 डायोप्टर। ऑप्शन बी है -0.2 डायोप्टर। ऑप्शन सी है 2.0 डायोप्टर। ऑप्शन डी है 5.0 डायोप्टर। इसका सही आंसर क्या होगा? एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 5 मीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर -0.2 डायोप्टर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है -0.2 डायोप्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है समतल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका अति लघु उत्तरी और बहुविकल्पी प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।